तो जो डिवाइसेस प्रोसेस डेटा को शो कर रहे होते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। इसमें आपके पास जी जिसको आउटपुट दे रहा होता है, शो करना लाजमी नहीं है, प्रिंटर में शो नहीं है बट प्रोसेस डेटा उसके पास जाता है। तो शो वाला डेफिनेशन शायद ज्यादा परफेक्ट नहीं है। तो जो जिन डिवाइसेस के पास प्रोसेस डेटा जाता है वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। आउटपुट दे रहा होगा ना, रिजल्ट दे रहा होगा, तो स्क्रीन में जो रिजल्ट दे रहा है वो भी आउटपुट है। आउटपुट दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, कंक्लूजन दे रहा है, जो आप मांग रहे हो वो दे रहा है, तो वो क्या है कि प्रोसेस है ना, ठीक है। इसमें मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये इस इमेज में आपको नजर आ रहा होगा वेब कैम, इसमें आउटपुट डिवाइस क्यों लिखा हुआ है? ये नहीं है आउटपुट डिवाइस। वो अगर आप उसको स्क्रीन के साथ अटैच करो तब ही वो आउटपुट, तो ये इधर फिट नहीं है, मिस फिट है। बाकी हेडफोन है, प्रिंटर है, ये सारे आपके, अगर इसमें देखें तो माउस और कीबोर्ड भी नजर आ रहा है, ये नहीं है सिर्फ माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन नहीं है, वो हेडफोन है। जब हेडफोन में रिसीव करें ना, आउटपुट है ना, ये आउटपुट डिवाइसेज है सारे। माइक्रोफोन तो वो जिसमें आप बोल रहे हैं ना, वो हेडफोन लिखा हुआ है लेकिन गलत है। इमेज को आप देखें ना, हेडफोन है एक्चुअली, इमेज को देखो जी। सिस्टम यूनिट is a case that contains different electronic components of the computer used to process data. सिस्टम यूनिट क्या चीज है आपके कंप्यूटर की? जो आपका एक बॉक्स है सेंट्रल, जिसको आप सीपीयू कहते हैं, वो आपका सिस्टम यूनिट है। आमतौर पे हम उसको सीपीयू कहते हैं बट वो सिस्टम यूनिट है, ठीक है। उसमें सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं। ऑल कंप्यूटर सिस्टम हैव अ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल। हो सकते हैं कुछ केस जो है वो प्लास्टिक के भी बने हों, पर ज्यादातर हमने जो है वो उसके बने देखे हैं, स्टील के, ग्लास के भी हो सकते हैं। जो कंप्यूटर है वो, अगर आप लैपटॉप को देखें तो वो प्लास्टिक होता है, ठीक है। और जो पुराने कंप्यूटर सिस्टम होते थे वो ज्यादातर स्टील के होते थे, ठीक है। System unit normally contain the motherboard, processor, memory, hard disk, other electronic component. The primary function of the computer system unit is to hold all the other components together and protect. तो ये असल में वो सारे components को सेफ रखता है, होल्ड रखता है, ताकि उसको डैमेज ना हो एक्सटर्नल किसी एजेंट से या किसी भी वजह से, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको होल्ड रखता है, एक ही जगह कनेक्ट करता है, ताकि वो इन्वायरमेंट उसको मिले और आपका वो सिस्टम जो है फ्लॉलेस काम करे, ठीक है। ये मुख्तलिफ सिस्टम यूनिट है जिसमें आपने देखे होंगे पुराने टावर या स्टैंड जो सीपीयू होता था, सिस्टम यूनिट होता था। और फिर आपके लैपटॉप हो गए, टैबलेट्स हैं, ये आपके हैंड हेल्ड कंट्रोलर है, सिस्टम यूनिट है, गेम वगैरह में यूज होते थे, ठीक है। और आपका सिस्टम यूनिट है जो कि ब्लैकबेरी कंप्यूटर मोबाइल को भी दिखाया हुआ है, तो आपके इसमें सारे आपके स्मार्टफोन्स आ जाते हैं, ठीक है। वो भी एक सिस्टम यूनिट ही है। डेस्कटॉप कंप्यूटर स्टैंड वर्टिकली ऑन द कंप्यूटर कॉल टावर मॉडल। टावर मॉडल होते थे पुराने जमाने में, आजकल भी ज्यादातर यूज, ठीक है। तो यू नो बेटर दिस सिस्टम। फिर सिस्टम यूनिट एंड मॉनिटर आर इन दी वन केस कॉल ऑल इन वन कंप्यूटर। अब ऑल इन वन कंप्यूटर आ गया एक, जिसमें स्क्रीन हो गया आपके, जो टावर था वो सारा एक स्क्रीन के अंदर उन्होंने, तो उसको कहते हैं ऑल इन वन सिस्टम। सिर्फ माउस माउस भी टच के तौर पे यूज हो सकता है। कीबोर्ड भी उसमें वर्चुअल कीबोर्ड्स होते हैं, बट उसके साथ आप एक्सटर्नल भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके कहते हैं ऑल इन वन। लैपटॉप कीबोर्ड एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस आर बिल्ट
ऑन दी सिस्टम यूनिट। लैपटॉप एग्जांपल है उसकी, आप कह रहे हैं, और बाकी भी जो आजकल डेस्कटॉप भी आ रहे हैं जो कि ऑल इन वन सिस्टम होते हैं। और लैपटॉप अलग सिस्टम, आप उसका कह लें कि वो एक पूरा सिस्टम होता है, उसमें टच पैड होता है, या जिसमें आप जो है वो उसको एज अ माउस यूज कर रहे होते हैं, उसमें कीबोर्ड होता है। फिर सिस्टम यूनिट इन टैबलेट इज बिहाइंड द डिस्प्ले। तो आप अगर एक टैबलेट को देखें तो आपका कंप्यूटर एक पाम जितना आ गया, ठीक है। तो कंप्यूटर छोटा से छोटा हो रहा है, पर आपके जो है वो पोर्टेबिलिटी और मोबिलिटी आपको दे रहा है, ठीक है। स्मार्ट हो रहा है, स्मार्ट को किस चीज को स्मार्ट कहेंगे जी? अच्छा, कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जिसमें वो कन्वर्टेबल टैबलेट होते हैं, वो कंप्यूटर भी होता है। अगर किसी ने मेरा ये कंप्यूटर देखा हो तो ये वही है। इसको जो है टैबलेट भी बना सकते हैं। और आप मदरबोर्ड, आल्सो कॉल्ड सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड। मेन बोर्ड होता है, उसपे सारे आपके इक्विपमेंट प्लेस्ड होते हैं, कनेक्ट हुए होते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बोर्ड होता है क्योंकि सारे आपके कंपोनेंट्स को होल्ड करता है, कनेक्ट करता है, कम्युनिकेशन हो रही होती है, इंसर्ट हुए होते हैं सारे आपके कंपोनेंट्स। इट इज अ कम्युनिकेशन मीडियम फॉर द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। वो सारे कंप्यूटर सिस्टम जिसमें आप कीबोर्ड से लेकर माउस से लेकर स्क्रीन तक देख ले, पावर सिस्टम देख ले, आपके सीडी डीवीडीज देख लें, वो सारे ये क्या करता है, इसको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम की कम्युनिकेशन ये कंट्रोल कर रहा होता है, ये मदरबोर्ड, ठीक है। तो सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं थ्रू डिफरेंट कनेक्टर्स, स्लॉट्स लगे होते हैं। इवन अगर आपके कंप्यूटर में जो यूएसबी स्लॉट बाहर नजर आ रहा होता है वो भी उसके अंदर कनेक्ट हुआ होता है, ठीक है। और इवन आपके जो डीवीडी रोम सीडी रोम है वो भी उसके साथ कनेक्ट होते हैं। पावर भी आप पावर केबल के थ्रू उसके साथ कनेक्ट हुआ होता है, ठीक है। इसमें आपके पास प्रोसेसर होता है, इसमें मेमोरी होती है, पोर्ट्स होते हैं। ये enable the user to attach different devices such as keyboard, printer, etc. तो कीबोर्ड प्रिंटर वगैरह भी ये कनेक्ट हो रहे होते हैं इसके थ्रू, ठीक है। CPU stands for Central Processing Unit. It is the brain of the computer. Most important component of the computer. CPU आपका जो Central Processing Unit होता है, इससे मुराद वो वाला CPU नहीं है जिसको आप लोग CPU कहते हैं। इसका मतलब है कि एक चिप होती है जो कि आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग कर रहा होता है, उसको CPU कहते हैं, ठीक है। It interprets and execute the instruction in the computer. जो सारे जो इंस्ट्रक्शन उसको मिल रहे थे वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे होते हैं, इनपुट ले रहा होता है, आउटपुट ले रहा होता है, उसको प्रोसेस करता है, रिजल्ट दे रहा है। और सारा जो है वो मॉनिटर होता है, उसका जो कंट्रोलर होता है या प्रोसेसर होता है जो उसको प्रोसेस कराता है। और जितने भी कंप्यूटर्स हैं, चाहे आपका मोबाइल क्यों ना हो, वो उसमें एक सीपीयू लगा होता है। इवन जो एम्बेडेड डिवाइसेस होते हैं ना, उसमें भी या तो सीपीयू लगा होता है या माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है चीजें, ठीक है। तो ऑल फंक्शन ऑफ प्रोसेसर यूजुअली आर ऑन अ सिंगल चिप इन पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं पीसी, उसमें एक प्रोसेसर किसी ने देखा हुआ है फिजिकली? कितने लोगों ने देखा हुआ है? आप लोगों ने नहीं देखा? फीमेल फीमेल आप लोगों ने भी नहीं देखा? कभी कंप्यूटर को खोल के देखा आप लोगों ने? ठीक है, वेरी गुड। तो वो एक स्मॉल सा इस तरह चिप होती है जो कि रिमूव भी हो सकती है, इंसर्ट आप कर सकते हैं। इस तरह लॉक लगे होते हैं, वो आप खोलते हैं और उससे आप निकाल के उसको चेंज करते हैं। तो घर में अगर कोई पुराना कंप्यूटर पड़ा हो तो उस पर बिस्मिल्लाह करें, उसके जो है नट बोल्ट खोलें और उसको जो है, तभी आप सीखेंगे उसके अंदर कि ये क्या है। अगर आपको समझ नहीं आए तो थोड़ा सा गूगल करें, इमेज देख लें कि वो ये किस चीज का इमेज है जी। नहीं, क्या
पोर्टेबल है, पोर्टेबल एक्सटर्नल इसके साथ कनेक्ट कर, तो वो ऑलरेडी चेंज हो सकते हैं ना, जो आपके मदरबोर्ड में लगे होते हैं। वो जो आपके कंप्यूटर नहीं, वो आप अगर आप उसको डिटेच कर सकते हैं खुद ही और उसको लगा सकते हैं, मेरा ख्याल है। मैंने तो जब भी उसको देखे, एक दफा मैंने खोला था उसका, नहीं था, पेंटियम में नहीं था। किस जनरेशन स्टार्ट हुआ है? जो नए सिस्टम आए उसमें से, ठीक है। और चले, पहले चेंज नहीं हो सकते थे, बोर्ड में फिक्स आते हैं आपके, अब उसको आप चेंज कर सकते हैं एक्सटर्नल। जिस तरह रैम आप अटैच डिटैच कर सकते हैं, इस तरह प्रोसेसर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेसर होता है ये सिलिकॉन चिप से बना होता है। सिलिकॉन चिप जो है वो ट्रांजिस्टर पे जो है वो मुश्तमिल होता है। व्हाट इज ट्रांजिस्टर? एनी आइडिया? किसको आइडिया है ट्रांजिस्टर का? एनीबडी प्लीज रेज द योर हैंड। देखा हुआ है? तो क्या आपने क्यों देखा था? मतलब आप जब देख रहे थे तो कोई पर्पस था ना देखने का? जी चले, आप बताएं। आवाज मतलब ऊंची करें। स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। बैठे बैठे बैठे। ये डायोड, डायोड का पता है आप लोगों को? आप लोग प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो ना सारे, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ट्रांजिस्टर एक्चुअली आपके नहीं, ट्रांजिस्टर आप लोग देख ले, आपकी होम असाइनमेंट है कि ट्रांजिस्टर क्या है। मे बी फिजिक्स में आप लोग पढ़ लो इसको, ये इंजेक्शन और इस तरह के डायोड एक्चुअली डायोड से बने होते हैं, जिसपे आप लॉजिक गेट्स वगैरह जो है वो ट्रांजिस्टर बेस्ड बनते हैं। और अगर आप मैनुअली इसको जो सर्किट, शायद आप लोग का कोर्स हो सर्किट एनालिसिस, सर्किट इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस कर सकता है, इससे आप जो है लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। तो बड़ा जो है यूजफुल कंपोनेंट है। या गेट्स वगैरह भी आप ट्रांजिस्टर से आप जो है बनाते हैं। किसके? तो सारे जो आपके चिप बने होते हैं ना, वो एक्चुअली उसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्बेड हुए होते हैं, उसके बाद ही वो प्रोसेस कर रहे होते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस को। चाहे आपके माइक्रो कंट्रोलर हो या और जितने चिप लगे होते हैं, तो वो सारे ट्रांजिस्टर बेस्ड पे बने होते हैं। वो ट्रांजिस्टर उसमें एम्बेडेड होते हैं उसमें, ठीक है। जो आपके अगर यूपीएस लगे होते हैं तो उसमें भी एक कंट्रोलर होता है, अगर आप उसको खोल के देखें, माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं। या उसमें भी जो चिप बना होता है वो ट्रांजिस्टर पे बना होता है। अगर आप मोबाइल का खराब हो जाए आपका, तो आप लेके जाते हैं उसके पास, इंजीनियर के पास, तो वो आपको कहते हैं कि इसकी चिप खराब है। वो चिप एक्चुअली ट्रांजिस्टर पे बने होते हैं, और वो क्या कहते हैं, वो उसको रिप्लेस कर लेते हैं। अगर वो रिप्लेसेबल हो, अदरवाइज वो आपसे कहते हैं कि इसको फेंक दो, अगर वो फिक्स चिप लगे होते, ठीक है। तो वो मोबाइल आप ठीक ठीक करा सकते हैं, जिसका वो चिप जो है वो मोबाइल होता है, आई मीन वो डिटेचेबल होता है, अटैच इन डिटेच, ठीक है। तो वो ट्रांजिस्टर पे बने होते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। अब इतनी सी चिप है, उसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। आप सोचे वो कितना माइक्रो लेवल के ट्रांजिस्टर बनाए होंगे उन्होंने, ठीक है। सामने आपको एक चिप नजर आ रही है इस इमेज में, ये चिप है एक्चुअली। तो ये एक्चुअली ट्रांजिस्टर से बने होते हैं ये चिप। Multi-core processor is one which combines two or more independent processor into a single chip. Multi-core processor क्या होते हैं? Multi-core processing reduce the access time and increase overall processing. आपने देखा होगा कि मेरा सिस्टम क्वाड कोर है, डुअल कोर है, कोर क्वाड कोर है। उसका क्या मतलब है? जो आपकी जो प्रोसेसर है ना, उसके अंदर यू कह ले कि चार छोटे छोटे प्रोसेसर लगे, तो उसको क्वाड कोर प्रोसेसर कहते हैं। कोर आपके एक्सेस टाइम को इंक्रीज करता है, या मल्टीपल
फंक्शन उसमें आप एट अ टाइम कर सकते हैं। तो पहले एक प्रोसेसर होता था, अब एक प्रोसेसर के अंदर 4 प्रोसेसर है, 2 प्रोसेसर है। तो उससे क्या हो गया कि आपके मल्टीटास्किंग आपका प्रोसेसर ज्यादा आसानी से कर सकता है। उसमें आप एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, एक्सेस टाइम इंक्रीज हो गया। उससे क्या हो गया, आपके स्पीड इंक्रीज होगी, जिसको हम स्पीड कहते हैं कि मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरा वो एप्लीकेशन आ जाती है। वो एक्चुअली उसका ताल्लुक इससे एक पार्ट उसका ये भी है कि आपका प्रोसेसर तेज हो। अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि उसकी स्पीड को इंक्रीज किया जाए? रैम जी, ठीक है। तो मेमोरी रैम का जो काम होता है वो एक्चुअली वो एक बफर क्रिएट करता है जो कि प्रोसेसर वो मेमोरी वो एप्लीकेशन रन करेंगे। तो अगर आप बफर साइज इंक्रीज करें तब उससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अपना प्रोसेसर जो है उसको चेंज करें, तब भी आपका सिस्टम फास्ट हो सकता है। ठीक है। वो मेमोरी आजकल ये जो नए हार्ड डिस्क आए हैं उसको क्या कहते हैं, SSD, तो वो सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो वो उससे उससे भी आपका स्पीड, क्योंकि फिचिंग टाइम जो है ना, डेटा फिचिंग, अगर वो आप जो है उसको एनहेंस करें तब भी आपका सिस्टम फास्ट हो सकता है। ठीक है। मल्टी कोर, अच्छा, ये आपका एक्सेस टाइम और एफिशिएंसी इंक्रीज, एक्सेस टाइम डिक्रीज करता है और आपका आपकी एफिशिएंसी जो है इंक्रीज करता है। व्हाट इज एक्सेस टाइम? एक्सेस, सही, जो आप एक्सेस कर रहे हो किस चीज को, तो उन्होंने जैसे कह दिया कि कैसे टाइम टेकन फ्रॉम रिक्वेस्टिंग एंड रिस्पॉन्स, तो जो टाइम है उसको आप एक्सेस करोगे, क्या आपने रिक्वेस्ट भेज दिया, उसने रिस्पॉन्स कर दिया, तो ये एक्सेस टाइम है। ठीक है। सीपीयू, अब आपने सुना होगा कि मेरा जो है डुअल कोर प्रोसेसर है, तो उसका मतलब है कि आपके उस प्रोसेसर कितने 2 सेपरेट प्रोसेसर उसमें लगे हुए हैं। क्वाड कोर का मतलब है कि उसमें 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं। ठीक है। मल्ट ऑक्टा में फिर 8 होंगे। ठीक है। और इस तरह हेक्सा में कितने होंगे? 16। तो इसको आप बढ़ाते जाएं। अब इतना अच्छा भी उसके अंदर छोटे प्रोसेसर आ रहे हैं, तो क्या वो आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते? जितनी टेक्नोलॉजी में जो है एनहांसमेंट आ रही है, तो आपकी हो सकता है, अभी तक तो हमने देखी नहीं है ऑक्टा और हेक्सा, तो बस। सीपीयू कंटेन 2 मेन यूनिट्स, आपका उसमें ALU होता है जिसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, और एक आपका कंट्रोल यूनिट है जिसको CU कहते हैं। ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोग याद कर ले, ये आप लोग का जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर की बुक में थी, आप लोग को फिर आता होगा। अरिथमेटिक लॉजिक क्या करता है? और जो इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है वो इसका कंट्रोल सीन। तो आपकी मेमोरी, जो मेमोरी लिखा हुआ है, ये कौन सी मेमोरी है? सर ये इसी प्रोसेस की मेमोरी होती है जिसे कैश बोला जाता है। कैशे और रजिस्टर, रजिस्टर और कैशे ये हो सकती है। ठीक है। जो प्रोसेसर, अब ये प्रोसेसर के अंदर का स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसके बाहर एक और जिसको मेन मेमोरी कहते हैं, वो इसके साथ अटैच होती है, जो कि एक बफर बनाया होता है कि प्रोसेसर ने इसको रिक्वेस्ट भेजना है। ये वो मेमोरी होती है जो कि एग्जीक्यूशन के दरमियान आपको चाहिए होती है। आपने 1 दे दिया, 1 आपको, आप इसने क्या करना है, वो उसने होल्ड करने की, वो किसी केस में रजिस्टर में रखेगा। फिर आपने प्लस दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी, तो वो इंस्ट्रक्शन को भी होल्ड करेगा कहीं। फिर आपने 2 दे दिया, इस इंस्ट्रक्शन को भी, फिर वो उसको प्रोसेस करेगा, रिजल्ट देगा, फिर वो आउटपुट को देगा, या उसको फिर अगेन वो रजिस्टर में रखेगा। अगर उसके पास 1 + 2 + 3 है, तो इस तरह वो रजिस्टर में रखेगा और फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म करके
और फिर आउटपुट करेगा उसको, ठीक है। तो आपका कंट्रोल यूनिट है, तो मेमोरी ये आपकी जो है वो कैशे होगी या रजिस्टर हो सकते हैं, और देन कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है पूरे प्रोसेस को, जो अरिथमेटिक लॉजिक जिस ऑपरेशन को, तो कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल सिग्नल जाते हैं, ठीक है, और अरिथमेटिक से आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन के इनपुट और आउटपुट जा रहे हैं, ठीक है। और इनपुट एक्यूमुलेटर आपके इनपुट और आउटपुट के एक्यूमुलेट करता है बिफोर प्रोसेसिंग। इनपुट एक्यूमुलेटर में आता है, देन वो प्रोसेस के लिए अरिथमेटिक लॉजिक के अंदर ही एक एक्यूमुलेटर होता है जो कि होल्ड रखता है। जब प्रोसेस हो जाता है तब वो होल्ड करते हैं ताकि मैं इसको आउटपुट करूं, ठीक है। इसका मतलब है कि इनपुट कहाँ से आ रहा है, या तो वो रैम से आ रहा होगा या इनपुट डिवाइस से आ रहा होगा। दो किस्म के इनपुट हो, या तो मेन मेमोरी से आपको इनपुट आ रहा है इसको, या आपके डायरेक्ट इनपुट। तो हम इनपुट नहीं दे सकते क्या पे प्रोसेसर रैम से आ रहा होगा ना, रैम से आएगा। मेन मेमोरी से मेरे हाल में अगर आप उसको एज अ प्रोग्रामर देखें तो हो सकता है आप डायरेक्ट इनपुट से भी ले लें। तो हम डायरेक्ट इनपुट भी लेंगे तो वो पहले रैम में जाएगा, कंट्रोल यूनिट फिर तो रैम से तो ये लेगा ही लेगा। इनपुट डिवाइस से लेता है या नहीं लेता वो डिपेंड करता है सिस्टम की रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। अगर आपकी हैंड हेल्ड डिवाइस है या इस तरह के छोटे कंप्यूटर में भी उसमें वो डायरेक्ट भी इनपुट ले ले, ठीक है। और आउटपुट, ये आउटपुट देगा आपकी रैम को, ठीक है, या फिर किसी एक्सटर्नल आउटपुट को, जो सीपीयू जनरल सीपीयू की हम बात करें, ठीक है। आपका माइंड जनरल उसके पीसी की तरफ चला जाता है। ALU और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बैठ जाओ ना जल्दी। ठीक है, अटेंशन प्लीज। Arithmetic logic unit is a part of central processing unit. आपने MHB में देखा भी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो कि एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। उसमें कौन से इंस्ट्रक्शन हो सकती है, आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन है और लॉजिक ऑपरेशन है। अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, प्लस माइनस, और लॉजिक एंड ऑपरेशन क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। और हाउ अबाउट एक्स नॉर, एक्स नॉर, एक्स और नहीं सुना, चलो वो आप लोग सीख लोगे। तो ये सारे आपके एंड और एक्स और एक्स नॉर नॉट, ये इसको कहते हैं लॉजिक, लॉजिक्स या इसके जो सर्किट होते हैं उसको कहते हैं लॉजिक्स गेट्स, ठीक है। तो लॉजिक ऑपरेशंस एंड लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो ये लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ALU, ठीक है। ये तो हमने कर लिया, आगे जो लिखा हुआ है। सीपीयू कंट्रोल यूनिट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंट्रोल का, सीपीयू का कंट्रोल यूनिट सीपीयू का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक लाइक सुपरवाइजर, ये सुपरवाइज करता है कि जो इंस्ट्रक्शन आ जा रही है वो ठीक जा रही, नहीं जा रही, क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, ये सारे कौन कर रहे हैं, कंट्रोल यूनिट कर रहे हैं। ये कोई एग्जीक्यूट प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन खुद एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि ये जस्ट कंट्रोल कर रहा होता है कि जो मेमोरी, जो सीपीयू की मेमोरी है और अरिथमेटिक लॉजिक में जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो उनके दरमियान एज अ कंट्रोलर काम कर रहा है, ठीक है। It control and coordinate all activities of computer system. या सीपीयू का कह लें कि जितने भी एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो सुपरवाइजर होता है वो आपका कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट coordinates the transfer of data between register of CPU और माइक्रो प्रोसेसर एंड ALU। इसका मतलब है कि जो सीपीयू को मेमोरी की कम्युनिकेशन है कैश या रजिस्टर की वो कंट्रोल कर रहा होता है, या
अगर आप उसके इमेज को देखें, पीछे जाएं, नजर आ रहा है आपको? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, मेमोरी के साथ भी कर रहा है, ये मेमोरी के साथ भी कर रहा है, और अगेन इनपुट दे रहा है मेमोरी को और आउटपुट दे रहा है एएलयू को। ये इनपुट और आउटपुट दोनों मेमोरी से कर रहा है, और ये तो ये क्या कंट्रोल कर रहा है, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है मेमोरी और एएलयू के दरमियान, ये एक्चुअली एक ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर होता है, सुपरवाइजर होता है, कंट्रोलर होता है, ठीक है, जो कि ये जो हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ये मेन मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहा होता, ये पहले कंट्रोल यूनिट के पास आएगी, देन इसके पास आएगी। अगर मेन मेमोरी से, जैसे आपने खुद कहा था कि इनपुट जो है वो मेन मेमोरी से आएगा, तो एएलयू से इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा मेन मेमोरी से? सर मेन मेमोरी से कंट्रोल यूनिट के पास आएगा, इस तरह तो जो प्रोसेस हो रहा है उसको नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आपने मेन मेमोरी में कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो कंट्रोल में कैसे जाएगा? वो तो प्रोसेसर की इंटरनल एक्टिविटी को कंट्रोल करे, एक्सटर्नल जो जितने भी काम है, इंस्ट्रक्शन है, वो उसको तो नहीं देख रहा। वो जो इंस्ट्रक्शन का आना है, कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, वो जो जस्ट इनपुट है, जो आपकी रैम में से डेटा आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो तो कोई जस्ट डेटा है ना। डिसाइड कौन करेगा कि इंस्ट्रक्शन है या कोई परफॉर्मेंस है? एलयू और कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा ना उसको। तो जब डेटा आता है एलयू कंट्रोल को जाता है, तो उससे अब पता चल जाता है कि इस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो रैम का एलयू के पास डेटा आएगा, कंट्रोल यूनिट के पास नहीं जाएगा। ठीक है, मेमोरी क्या है? द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पररीली इज कॉल्ड मेमोरी। इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी और मेन मेमोरी। ये रैम की बात हो रही है एक्चुअली, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। एक डिटेचेबल वो होता है, प्लेट से होती है, अक्सर ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो वो वो अटैच या डिटैच आप कर सकते हैं इंजर्ट कर जी। आईसी लगी होती है, ठीक है। तो उस पे अपना उसका उसका क्या फंक्शन हो सकता है? सर मेन काम इसका होता है वो तो कि किधर प्लेस करना है, डेटा आपका किस प्लेस पे होना है, किस एड्रेस पे होना है, ये सारा वो कंट्रोलर देख रहा है, ठीक है। मदरबोर्ड के साथ एक वो लगा होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है, जो कि आपको कनेक्ट करता है बाकी चीजों, बाकी कंपोनेंट्स के साथ भी। stored input data before processing, तो काइंड ऑफ बफर का काम करता है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म होने वो पहले रैम के पास आ रहे हैं, ठीक है। It also stored process data after processing until the data is sent to the output device. तो आउटपुट, जैसे एक हमारी डिस्कशन हुई कि क्या वो मेमोरी रैम में जाएगा या आउटपुट डिवाइस में जाएगा। तो अगर किसी डिवाइस में रैम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डायरेक्ट जा रहे हैं प्रोसेसर के पास, तो उस केस में डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट का कम्युनिकेट कौन कर रहा है? आपका प्रोसेसर कर रहा है। तो अगर रैम बफर लगा हुआ है, तो फिर वो रैम को ही जाएगा वो सारा इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा। अगर आप अपने कंप्यूटर से रैम निकाल लो, तो क्या वो रन होगा, स्टार्ट होगा? क्यों नहीं होगा? ऑन तो होगा। आज आपने अपने कंप्यूटर से रैम निकाल के उसको ऑन कर रहे हो, क्या वो विंडोज आ गई थी उसपे? जस्ट वो फर्स्ट स्क्रीन ग्रीन किस्म स्क्रीन आ जाता है, बस वो वही डेटा आ रहा होगा जो कि स्टार्टिंग डेटा में बायोस का जो डेटा पड़ा होता है वही फिच हो रहा होता है। क्योंकि विंडोज वगैरह भी आई गेस ये रैम में ही आ रहा होता है, क्योंकि जो एप्लीकेशन आपको वो आपका रैम ही कर रहा वो सारा रैम के पास आके बफर बन के प्रोसेस। इट आल्सो स्टोर प्रोसेस डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग until the data is sent to the output device.
The main memory is also called volatile because its contents are lost when the computer is turned off. तो ये इसका रैम का जो डेटा होता है उसको आपके वो एक वोलेटाइल डिवाइस है. उसका क्या मतलब है? टेम्परेरी तौर पे वो डेटा स्टोर करता है जब तक उसकी पावर ऑन है. जैसे उसकी पावर ऑफ हो गई वो सारा डेटा उड़ गया. तो नॉन वोलेटाइल उसका उलट है, जो अगर उसका पावर ऑफ भी करो ऑन भी करो उससे फर्क नहीं पड़ता. क्या एग्जांपल है नॉन वोलेटाइल के? अच्छा, नॉन वोलेटाइल एक ऐसी चीज मुझे बताओ जो आप यूज करते हो जो कि वोलेटाइल है. नॉट इलेक्ट्रॉनिक, जस्ट यस, परफ्यूम, पेट्रोल, ये सारे क्या है? वोलेटाइल है, उड़ जाते हैं. ठीक है, ठीक है. तो परफ्यूम लगाओ तो वो कुछ देर तक उसकी स्मेल रहेगी, खुशबू रहेगी. तो वो क्या है? वोलेटाइल. आप लोग ये लफ्ज ऐसे याद कर सकते हो कि जो चीज उड़ जाती है, जैसे धुआं उड़ रहा है. ठीक है, तो वोलेटाइल है वो भी. और नॉन वोलेटाइल जो कि फिक्स रहती है, पोजीशन पे रहती है. ठीक है, क्या? इवापोरेट. इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन फिनोमेना किसे कहते हैं? आप डिस्कस करोगे तो मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा. इवापोरेशन किसे कहते हैं? इवापोरेशन वो चीज जो लिक्विड है और वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर इस तरह का फिनोमेना है तो उसको इवापोरेशन कहते हैं. जैसे आप कपड़े धो लेते हो, शायद धोते भी हो आजकल, हॉस्टल में होंगे. ठीक है, तो उसमें इवापोरेशन का फिनोमेना है. पानी ऊपर उड़ रहा है और आपका जो है वो कपड़े जो है खुश्क हो रहे हैं. ठीक है. रैम जो है आपका वॉलेटाइल है, स्टोर्स करंट डेटा इन प्रोग्राम्स. उसमें जो करंट एप्लीकेशन रन हो रहे थे उनका डेटा है, उनके इंस्ट्रक्शन है, वो स्टोर हो रहे होते हैं. मोर रैम रिजल्ट इन अ फास्टर रैम. तो जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक सिस्टम को कौन फास्टर बना सकता है, तो इसमें एक रैम का भी ऑप्शन है. ठीक है, तो मोर रैम का मतलब है कि जब बफर साइज आपका ज्यादा होगा, जो अभी प्रोसेस होना है जिसने, या जिसने क्यू में रहना है, तो आपका सिस्टम फास्ट हो सकता है. कंडीशन टू दी प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द प्रोसेसर. अगर उसका अगर वो अलाउ करे उतना कि वो कितना प्रोसेस कर सकता है टाइम. अगर एक प्रोसेसर ही वो पुराने जमाने का पेंटियम से पहले वाला है और आपने जो है रैम बहुत ज्यादा लगा लिया, तो मे बी वो आपको सपोर्ट ही नहीं करता होगा. मतलब मसला वो ये उन्होंने रखा है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है. रोम जो है आपकी परमानेंट स्टोरेज और प्रोग्राम है जिसमें आप रोम में कौन सा डेटा पड़ा होता है जी? तो होल्ड दी कंप्यूटर बूट डायरेक्शन. जब आप उसको ऑन करते हैं तो वो डायरेक्शन उधर से ले रहा होता है कि मैंने क्या करना है, कौन सी एप्लीकेशन मैंने रन करना है, कौन सी करंटली जरूरी चीजें जो कि मैंने टर्न ऑन करनी है. तो उसमें रीड ओनली डेटा होता है. वो जब का वो मदरबोर्ड बना होता है उस वक्त उसमें वो डेटा फिट किया होता है उसने. ठीक है, क्या? मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई डिटेच और अटैचेबल हो. और जो कंपनी बनाती है वो उन्होंने उनके ही प्रोप्राइटरी होगी. रोम नहीं, रोम का मुझे नहीं पता कि आप बढ़ा सकते हो. आई डोंट थिंक सो. नहीं, लेकिन उसका फिर देखे फिर कंपेटेबिलिटी भी एक चीज होगी ना. अगर आप रोम बढ़ा रहे हो तो फिर जो डेटा उसमें पड़ा है वो कंपेटेबल है कि नहीं है. रोम बढ़ाने का क्या मतलब है? तो रोम में तो डेटा आप स्टोर ही नहीं कर रहे हो. रैम बढ़ा सकते हो, रोम कैसे बढ़ा सकते हो? हार्ड डिस्क की मैं बात नहीं कर रहा, मैं रोम की बात कर रहा हूँ. व्हाट इज रोम? रीड ओनली मेमोरी. और रोम और हार्ड डिस्क में बहुत फर्क है. आप रोम और हार्ड डिस्क को एक समझ रहे हो? नो. हार्ड. Okay, प्लीज साइलेंस.
What is the difference between ROM and hard disk? Anybody? Raise your hand. एक मिनट आप बताओ क्या है और स्टोरेज और मेमोरी तो एक ही चीज है, क्या फर्क है उसमें? अच्छा, हार्ड डिस्क जो है वो रीड और राइट दोनों है, और रोम आपका रीड ओनली है। वो जो है मैन्युफैक्चर जो होता है ना, वो उसको उसमें डेटा उन्होंने रीड राइट किया होता है। इस तरह होते है कि राइट वंस रीड ओनली मेमोरी, रीराइटेबल रीड ओनली मेमोरी, इस तरह के वो होते हैं, चिप होते हैं। लेकिन जो रोम होता है उसमें डेटा वन टाइम राइट हो चुका होता है, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो उसमें ये बायोस जो आप सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है, डायरेक्शन होती है वो उसमें ऑलरेडी फीड हो चुकी होती है, वो डेटा उसी को वो रीड कर रहा होता है। रीडिंग क्या है? रीडिंग फ्रॉम चिप। What is the difference between reading and writing in a computer perspective? राइटिंग को एडिट भी कर सकते हैं, अच्छा, एक रीड है, एक चिप पे रीड का क्या कॉन्सेप्ट है और राइट क्या है? सर जैसे अभी हम कोई स्टोर इनपुट सर कोई राइट हो गया उसको आप डिलीट करके दोबारा राइट का मतलब ये है कि आप चिप में डेटा सेव कर रहे हो, उसमें राइट कर रहे हो कि आपने ये डेटा इधर। एक मिनट मैं ये फिनिश करूं फिर आपका क्वेश्चन लेता हूँ। और रीड का मतलब है कि जो हार्ड डिस्क में डेटा पड़ा है वो उसको आप फिच करो, उसको पढ़ो कि वो क्या कह रहा है। तो जो रीड ओनली मेमोरी हमने कह दिया कि रोम है, उसका मतलब है कि उसमें डेटा ऑलरेडी रिटन है, आप जस्ट उससे डेटा रीड कर सकते हैं कि इसमें क्या पड़ा है और क्या करना है मैंने। फिर उसमें वो आप वापस आप कोई चीज सेव नहीं कर सकते हो। रोम उसमें जैसे आपने अगर इसको ध्यान से पढ़ा होता तो आपको आइडिया हो चुका होगा, परमानेंट स्टोरेज और प्रोग्राम, आप इसमें परमानेंट चीजें होती है। ये चूंकि हार्ड डिस्क से सेम है इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड क्या है? होल्ड द कंप्यूटर बूट डायरेक्शन, क्योंकि कंप्यूटर के जो बूट डायरेक्शन है, जो कंप्यूटर आपका ऑन हो रहा है, वो सारे डायरेक्शन आपका रोम में सेव होते हैं ऑलरेडी। मैन्युफैक्चरर उसमें फीड करता है, उसमें सेव करता है उसको बेचने से पहले, ठीक है। तो उसको रोम कहते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क आपका एक्सटर्नल ड्राइव होती है, उसका मेमोरी से जब तक अटैच है तो उसे डेटा ले सकते हैं, जब तक अटैच नहीं है तो आप कंप्यूटर उसके बगैर भी चल सकता है, ठीक है। हार्ड डिस्क के बगैर, हार्ड डिस्क के बगैर आपका कंप्यूटर चल सकता है। विंडो आपके एसडी कार्ड उसमें लगा लो, पर फिर ऐसे होते हैं जैसे एक्सटर्नल स्टोरेज, मतलब आपकी जो विंडो रखने के लिए आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो। बट आप देखो, जब अगर आपका हार्ड डिस्क मतलब आप अटैच करो तो आपकी मेमोरी नहीं जा रही ना, नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। बट आपकी उसकी जरूरत नहीं है कि हम लाजमी वो वाला हार्ड डिस्क लगेगा तो कंप्यूटर आपका चलेगा। आप अपने हार्ड डिस्क उठा के किसी और कंप्यूटर में लगाओ तो वो वाला कंप्यूटर आपका कंप्यूटर बन जाएगा, ठीक है। सिंपल ये बात है ना। लेकिन रीड ओनली मेमोरी वो मैन्युफैक्चरर से आ रहा होता है, वो उसमें जो बायोस होते हैं बिल्ट इन होता है उसमें। हाँ, तो वो लोग बनाते हैं कि इसने कैसे सिस्टम को स्टार्ट करना है। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए रोम में नहीं होता क्योंकि आप इंस्टॉल करते हो ना, उसमें इंस्टॉलेशन हो रही है, इसका मतलब है कि राइटिंग हो रही है, वो हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ पेपर में आएगा। तो ये एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें सीडी डीवीडी ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, मदरबोर्ड है, पावर है, और आपके रिबन केबल है, एक्स्ट्रा केस फैन है, वीडियो कार्ड, मॉडेम कार्ड, साउंड कार्ड, फैन, चिप और पावर सप्लाई, ठीक है। ये आप लोगों ने देखे होंगे। अक्सर लोग एक ढक्कन हटाया होता है, जो ये सिस्टम है। पुराने जब टावर होते थे, जो ज्यादा गेम शेम खेलता था, अपना सिस्टम गर्म हो जाता था तो वो एक ये साइड हटा के ऐसे ही पड़ा होता है, ठीक है।
तो उसमें आप इजीली देख सकते हैं जी। ये ऑल है, लेकिन इसमें सारे इक्विपमेंट जो है वो विजिबल है। नए में तो बड़े माइक्रो लेवल के होंगे ना, उसमें आप कैसे पता कर हार्डवेयर कम स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी है हमारे पास इसमें? The hardware components used to store data, instructions, and information permanently are called storage devices. It is also non-volatile devices. तो permanently store उसमें हो जाते हैं। इसमें हमारे पास क्या है? आपके हार्ड ड्राइव है, फ्लॉपी आप लोगों ने नहीं देखा होगा शायद, ठीक है। फ्लैश ड्राइव है। फ्लैश ड्राइव क्या चीज है? तो ये सारे परमानेंट है। आप उसको परमानेंटली सेव कर सकते हैं, किसी और कंप्यूटर के साथ अटैच करें तो आपको वो उधर से डेटा आप उससे रीड कर सकते हैं, राइट। मैग्नेटिक स्टोरेज क्या चीज है? सीरीज हो गई आपकी, एक वो एक फ्लॉपी डिस्क में जो आई गेस वो लगे होते थे, वो भी मैग्नेटिक ही होते थे। वो आपको काला सा आ रहा होगा टॉपर, कैसेट में जो रिबन टाइप चीज होती थी, वो सारे उसमें मेमोरी स्टोर होती थी। कैसे स्टोर हो, ये एक अलग लेक्चर है, ये देखेंगे हम कर सकते कि नहीं कर। मैग्नेटिक टेप कहते हैं उसको, कौन कह रहा है? सही, बिल्कुल। तो इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस है और ऑप्टिकल स्टोरेज है। मैग्नेटिक स्टोरेज आप में आपका फ्लॉपी आ जाती है, हार्ड ड्राइव आ जाते हैं। uses a magnetic material to access data. मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसमें डेटा आपका सेव हो रहा होता है, उसको एक्सेस करके आप डेटा को फिच कर रहे होते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज में सीडी और डीवीडी रोम होता है। एक्चुअली जो सीडी और उसमें होते हैं उसको ऑप्टिकल डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। और यूजेस अ लेजर टू एक्सेस डेटा, उसमें एक लेजर के थ्रू आप डेटा को एक्सेस और एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास मुख्तलिफ स्टोरेज हैं, परमानेंट स्टोरेज है। मेमोरी कार्ड आप लोगों ने देखा होगा, वो परमानेंट स्टोरेज है। यूएसबी फ्लैश मेमोरी, देन आपके मीडिया डिवाइसेस हैं, तो कुछ आपके जिप ड्राइव हैं, फ्लॉपी वगैरह आ जाती है। और ये आपका क्या है, एक्सटर्नल ऑप्टिकल ड्राइव। आपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव तो देखे होंगे ना, वो भी आपकी परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होती है? The hardware component used to communicate and exchange data, instructions and information with other computers are called communication devices. कौन कौन सी डिवाइसेस लगी होती है कंप्यूटर में? मॉडेम होता है, आपका वाईफाई मॉड्यूल जो लगा होता है, आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो कैसे कम्युनिकेट करता है बाहर के कंप्यूटर से? इंटरनेट कैसे लगा होता है? इंटरनेट कैसे? इंटरनेट केबल, तो वो उसमें आपका एक स्लॉट बना होता है, वो इंटरनेट केबल लगा लेते हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। आपने अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर को वाईफाई देना है तो कैसे देते हैं? एक यूएसबी होती है, आप यूएसबी कनेक्ट कर देते हो और आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर वायरलेस के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। तो वो जो है आपका उस जी नेटवर्क कार्ड अगर ना हो तो आप एक्सटर्नल लगाते हो ना उसमें, तो आपके एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस बता रहा होता है। ये जो अभी कह रहा था कि नेटवर्क कार्ड लगा होता है उसमें, तभी वो वायरलेस के थ्रू कम्युनिकेट होता है, आप यही कह रहे थे ना। तो वो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो नेट इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है और आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। तो ये आपके पास एक्सेस पॉइंट डिवाइस है जिसके साथ कम्युनिकेट हो रहे होते हैं। ये इधर भी लगा होगा बाहर कहीं, एक्सेस पॉइंट इसको कहते हैं, ठीक है। देन आपका मॉडेम है, ये आपके क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कंप्यूटर जनरेशंस, कंप्यूटर जैसे ही इवॉल्व हुआ, मुख्तलिफ एरा को हमने जनरेशन का नाम दिया।
टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही होती थी, तो उसको हमने उस बेस पे उसको उस जनरेशन का नाम दिया। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपको नजर आ रहे होंगे, कौन से कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं। यूजुअली इसको 1 2 3 4 5 जनरेशन में कन्वर्ट किया है, डिवाइड किया है। Depending on the technologies used, computers can be divided into generations. जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी उस बेस पे उसको जनरेशन में डिवाइड किया हुआ है। These are as follows: जनरेशन 1 45 से लेकर 1955 तक था, फिर 55 से 64 तक सेकंड जनरेशन, फिर 64 से 75 तक थर्ड जनरेशन, और 75 से प्रेजेंट एरा को एक और जनरेशन कहते हैं, और आने वाले जनरेशन आपके फिफ्थ जनरेशन है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखो तो जनरेशन 1 जो था वो 10 साल रहा, जनरेशन 2 भी 10 साल रहा, अगर इसको ऐड कर 9 साल रहा, अगर इन ऐड करें अराउंड, ठीक है। हाँ, अब आप लोग जनरेशन 4 जो है उसको ज्यादा साल हो गए, हो सकता है हम ऑलरेडी फिफ्थ जनरेशन में हों। वो जनरेशन नहीं होता, उसको प्रोसेसर की जनरेशन कहते हैं। वो एक मिनट, जो प्रोसेसर ये आप कहते हैं ना कि मेरे पास 10 जनरेशन का प्रोसेसर है, वो ये वाले जनरेशन नहीं है, बल्कि वो जो प्रोसेसर जो कंपनी बना रहे वो उसको जनरेशन कह रहा है कि जो है हमने इसको फास्टर बना दिया तो हम इसको एक जनरेशन कहते हैं। ये ओवरऑल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, आईसीटी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि ये कौन से जनरेशन में लाया कहते हैं। आप क्या कह रहे थे? और ये जो चीजें हैं या जो एआई बेस्ड जो सिस्टम है, 6G टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई बेस्ड जो है वो सिस्टम है, आई गेस वो लास्ट आई मीन फिफ्थ जनरेशन में आएगी। हो सकता है ये बाद में हिस्टोरियन इसको जो अभी तक है वो फिफ्थ है, अभी सिक्स शुरू हो चुका है, क्योंकि ये तो किसी ने बनाई है ना, सब हिस्टोरियंस ने। तो हो सकता है हम ऑलरेडी फिफ्थ जनरेशन में हो, सिक्स जनरेशन में हो, जो कि एडवांसमेंट अभी एआई में आ रही है, और आप जस्ट गूगल को बताते हो कि प्ले अ सॉन्ग, और वो यूट्यूब पे जाके आपको सॉन्ग सुना रहा है, तो आई गेस वी ऑलरेडी इन वी आर ऑलरेडी देयर, वी आर for which you are waiting. पाकिस्तान अगर बनाने के लिहाज से है तो हम तो पहले में भी नहीं है, अगर यूज के लिहाज से हैं तो फिर हम हैं, प्रेजेंट में ही हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स बेस्ड थे। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड टू कंट्रोल एंड एम्प्लीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, डेवलप्ड बाय टू साइंटिस्ट मॉशली एंड ये चार्ट और एकार्ट, पता नहीं कैसे ही प्रोनाउंस होंगे, बट आई गेस ऐसे ही है। Census Department of United States in 1947। तो जो ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था वो आपका फर्स्ट कंप्यूटर समझा जाता है, या फर्स्ट जनरेशन वो 47 में बना था, तो जब पाकिस्तान बना था जब बन गया। तो इसके बाद आपके पास दो कंप्यूटर है, एक यूनिवर्क है जिसको यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहा जाता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। ये फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल है। ये कैसे काम करते थे आप लोग खुद देख लो, ठीक है, कि ये कैसे काम करते थे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। अगर हम इतना माइक्रो डिटेल में जाएंगे तो फिर अब आप इधर देखो, वो जो कंप्यूटर थे वो भी जो कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे वो मिली सेकेंड्स में थे, आज से जो है वो 75 साल पहले। तो जो आज का कंप्यूटर होगा वो ऑपरेशन कितने टाइम में परफॉर्म कर रहा होगा, सोचे। आपको अगर मैं कोई क्वेश्चन दूं कि व्हाट इज द समेशन ऑफ 15 एंड 73, तो आप जो है कितने टाइम में आंसर कर लोगे? विद इन 3-4 सेकंड तो लगेंगे, ह्यूमन की जो कैपेबिलिटी है, और ये विद इन मिली सेकंड वो उस जमाने में करता था फर्स्ट जनरेशन में।
वैक्यूम ट्यूब्स वर बेसिक्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स। तो इसको बेसिक्स ऑफ जो आपके डिजिटल कंप्यूटर है उसको वैक्यूम ट्यूब्स को कहा जाता है। मैग्नेटिक टेप पर डेवलप, तो इस जनरेशन में मैग्नेटिक टेप भी डेवलप हो चुके थे, ठीक है। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है, ये एडवांटेजेस एक्चुअली। डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड मेमोरी साइज, कम डेटा सेव होता था, अनरिलायबल से कोई ऑपरेशन परफॉर्म की तो कितना एक्यूरेट है, और देन आपके पास साइज बहुत बड़ा था उसका, बल्कि थे, एक रूम में बड़े बड़े कंप्यूटर आ जाते थे जी, हीटअप हो जाता था। आगे आ रहा है। तो वैक्यूम ट्यूब्स emitted लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, गर्म बहुत जल्दी, जाहिर सी बात है। आप अपने लैपटॉप के साथ अगर करीब में खड़े हो बैठे हो 3-4 घंटे तो आपको फील होता है कि मेरा सिस्टम हीट जो है वो कर रहा है। तो जो इतना बड़ा रूम बना हुआ है वो भी तो काफी ज्यादा हीट जो है वो डिस्चार्ज कर रहा होगा। तो एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड, कंज्यूम मोर पावर विद लिमिटेड परफॉर्मेंस, तो ज्यादा पावर कंज्यूम हो रहा था और आपकी परफॉर्मेंस कम थी। तो जब आप आर्किटेक्चर साइड पे जाते हैं तो आपकी पावर कंजम्पशन एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कि आपने देखना है कि मेरा पावर कम से कम यूटिलाइज हो, परफॉर्मेंस ज्यादा हो और पावर कम कंज्यूम हो। तो उस जमाने में जो आपका पावर ज्यादा कंज्यूम होता था और परफॉर्मेंस उस तरह नहीं थी जो कि रिक्वायर्ड थी। कांस्टेंट मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड, तो इंजीनियर स्पेशल रखे थे जो उसकी मेंटेनेंस करते थे, हर एक बंदे के लिए वो नहीं था। कमर्शियल यूज उसका ज्यादा नहीं था, इसलिए वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। अगर आप एक डिवाइस बना रहे हो और वो कोई खरीद ही नहीं रहा या वो उसकी खरीदने की सकत ही नहीं है तो उसको आप आम यूजर तक नहीं लेके जा सकते। तो ये एक प्रॉब्लम था उसमें। स्लो स्पीड काफी थी उसकी, और यूजर लेवल पे जो लैंग्वेज यूज होती थी वो असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है? असेंबली लैंग्वेज एक्चुअली बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर एक लैंग्वेज बनी थी जो रीडेबल थी। फॉर एग्जाम्पल आपने दो नंबर को ऐड करना था तो उसके लिए कोड था ऐड x, y। तो ये लैंग्वेज था, उसको मशीन असेंबली लैंग्वेज कहते थे। या आपने कहना था कि मल्टीप्लाई, या आपने क्या सब्ट्रैक्ट x, y, तो उसका मतलब है कि x से y को सब्ट्रैक्ट करो और उसको x में सेव करो। इस ऑपरेशन का ये मतलब है। ऐड x, y, इसका मतलब है कि x और y को जमा कर लो और उसी ऑपरेशन को x में सेव कर लो। तो इस तरह की लैंग्वेज थी, उसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। साइंटिफिक कंप्यूटेशंस के लिए यूज होता था तो एक्सपर्ट ही यूज कर सकते थे, जो कि जिन्होंने बनाया था अपने पर्पस के लिए, आम बंदा उसको नहीं यूज कर सकता था क्योंकि हर बंदे को असेंबली लैंग्वेज आती नहीं थी, वरना आती है तो सिर्फ एक्सपर्ट ही उसको यूज कर सकते थे। और यूज पंच कार्ड्स। पंच कार्ड्स क्या चीजें? अपने मोबाइल निकालो और उसमें लिखो व्हाट इज पंच कार्ड्स। इमेजेस में जाओ और देखो पंच कार्ड्स। पंच कार्ड्स, वो जो कंप्यूटर थे वो पंच कार्ड यूज करते थे। इमेजेस में जाओ, आप देख लोगे पंच कार्ड्स क्या है। IBM पंच कार्ड्स, इस तरह देखो IBM पंच कार्ड, इस तरह का इमेज आपको नजर आ रहा होगा। तो ये यूज करते थे, इस पे जो है ऑपरेट होते थे, ठीक है। और नॉट वर्सेटाइल एंड वेरी फॉल्टी, तो वर्सेटाइल नहीं थे बल्कि उसमें फॉल्ट बड़ा आसानी से आ जाता था, ठीक है। तो जो ये कंप्यूटर थे वो यूजर लेवल पे असेंबली लैंग्वेज यूज करते थे और सिस्टम लेवल पे मशीन लर्निंग यूज करते थे। इसका डिफरेंस है। मशीन लर्निंग जो बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, यूजर उसको डेटा देते थे असेंबली लैंग्वेज पे कि ऐड x, y, तो उसका मतलब है कि वो x लेगा, y लेगा, उसको ऐड करेगा और x में दोबारा सेव करेगा, ठीक है। तो जो असेंबली लैंग्वेज थी वो रजिस्टर लेवल की प्रोग्रामिंग थी कि आपने इस रजिस्टर से डेटा लेना है, इस बफर में सेव करना है, फिर इससे ये माइनस प्लस करना है, फिर इसको इस बफर में सेव करना है। तो जो आपकी असेंबली लैंग्वेज थी वो आपकी एक्चुअली रजिस्टर लेवल की प्रोग्रामिंग थी, ठीक है। ये
ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जो थी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को, असेंबली लैंग्वेज जो थी वो रजिस्टर लेवल की प्रोग्रामिंग थी, जो कि रजिस्टर से डेटा लेते थे और रजिस्टर में डेटा सेव करते थे और ऑपरेशन पर रोम आ जाता है। फिर फ्रॉम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। फिर ईपी रोम है, एक्सटेंडेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसके अंदर फिर मुख्तलिफ टाइप्स है। अगर वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, उसका मतलब है कि प्रोग्राम हो सकता है, उसमें आप मेमोरी फिट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर टाइप्स है। तो आप देख लो